नाजरीन, परदेश में बसे पाकिस्तानी दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं ताकि वो मुस्तकबिल में अपने देश में जाकर सरमायाकारी कर सकें और जिंदगी भर की कमाई का समर हासिल कर सकें। लेकिन अक्सर उनकी ये ख्वाहिश पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी एक वजह देश में ज्यादा देर कयाम ना कर पाना है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने देश के मामलात से कुछ खास आशना नहीं होते और पाकिस्तान में खरीदी गई जायदादों की हिफाजत करना उनके लिए मुमकिन से नाआशना होते हैं और वो अपनों के भरोसे पर खरीदी गई जायदादें उनके हवाले कर जाते हैं ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें। लेकिन अक्सर की गई नेकी उनके लिए वबाले जान साबित होती है। या तो उनकी जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं या अक्सर खरीदी गई जायदादों पर काबज ही नहीं हो पाते और यूं ही साल हर साल गुजर जाते हैं। फिर उन्हें हक के हसूल के लिए मुख्तलिफ इदारों के चक्कर लगाना पड़ते हैं, जो कि उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। 92 न्यूज़ यूके ऐसे दुखियारों की आवाज़ बनता है और उन्हें प्लेटफॉर्म फराहम करता है ताकि उनकी आवाज़ ऐवान बाला तक पहुँचाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम परदेश से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, दियार गैर में बसे जो पाकिस्तानी हैं ये आए रोज़ मुल्की मसाइल का शिकार होते हैं। इनकी ज़िंदगी का एक बहुत जो बड़ा हिस्सा होता है ये बैरून मुल्क पैसा कमाने में गुजर जाता है। देश में रहने के जो तरीके हैं, मामलात हैं, ये बाहर रहने की वजह से बहुत ज़्यादा इससे इनको इतना इल्म नहीं होता इन मामलात के बारे में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश में की गई, अपने मुल्क में की गई जो सरमायाकारी होती है, इसकी हिफाजत करना जो समंदर पार पाकिस्तानी है इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर ऐसे में इनके मसाइल हल होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इन हालात में इन्हें बार बार मुतल्लिका इदारों के चक्कर भी लगाना पड़ते हैं। बेशतर इदारे हैं वो सुस्त रवि का शिकार रहते हैं, जिसकी वजह से ये ज़रूरी नहीं कि मदाखलत सिर्फ आला सतह पर ही की जाए। अक्सर आला सतह पर बैठे जो अफसरान हैं इस बात से लाइल्म होते हैं कि निचली सतह का जो अमला है वो किस तरीके का काम कर रहा है और अक्सर यही अमला जो है वो मिली भगत करता है, नाजायज़ कब्ज़े करने में, उनको सहूलियात फराहम करने में यही अमला ज़्यादा सहूलतकार बनता है। किसी भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हुकूमती इदारों का फ़ाल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन अक्सर ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। परदेश में जो बसे पाकिस्तानी हैं ये अपनी ज़िंदगी भर की कमाई से वहाँ सरमायाकारी भी कर सकते हैं, लेकिन इनका जो मोहब्बत होती है ज़ाहिर है वो अपने मुल्क से होती है, जो उन्हें यहाँ पर आकर सरमायाकारी करने के लिए मजबूर करती है। आज ऐसी ही हम दो स्टोरीज़ का फॉलोअप भी लेंगे जिस पर हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मामलात जो है वो पाया तकमील की तरफ नहीं जा रहे। आज की जो पहली स्टोरी है उसका हम फॉलोअप लेंगे, वो है समंदर पार बसे शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है, जो बहुत अरसे से अपने रोज़गार के लिए बरतानिया में रहते हैं। बकौल शहाबुद्दीन के 1998 में मल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दुकानें, फ्लैट्स वगैरह किराए पर देने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद से दरख्वास्तें भी तलब की थी, जिसमें शहाबुद्दीन ने अपने और अपने अहलिया के नाम से दरख्वास्तें जमा कराईं, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई जवाब मौसूल ना होने की वजह से मुतासरा शख्स ने उनके दफ्तर के कई चक्कर भी लगाए। आखिरकार फिर 20 जनवरी 2002 को एक लेटर मिलता है जिसके ज़रिए कहा जाता है कि मल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इंफॉर्मेशन सेल लेटर मिलता है जिसमें कहा गया कि आपने जो बुकिंग करवाई थी वो फ़ेज़ 2 की थी और हमने फ़ेज़ 2 को अब कैंसिल कर दिया है। अब हमारे पास फ़ेज़ 1 में कुछ कैंसिल शुदा दुकानें मौजूद हैं, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो एक शर्त पर आपको दुकानें देंगे, अगर आप तमाम तर एक साथ जमा करवा दें तो दुकान फिर आपको अलॉट कर दी जाएगी। फिर जो शहाबुद्दीन है वो इस बात पर भी रजामंद हो जाते हैं और बड़ी मुश्किल से 3,04,000 रुपये जमा करते हैं और फिर वो इंतज़ामिया को दे देते हैं। फिर चंद रोज़ के बाद दुकान का पोजीशन भी उनको मिल गया, लेकिन शहाबुद्दीन इस बात से लाइल्म थे कि कैंसिल शुदा दुकान आखिर मलकियत किसकी थी। एक रोज़ अदालत की तरफ से इनको नोटिस मिला जिसकी मलकियत थी उसने मुतासरा शख्स पर कानूनी कार्रवाई की हुई है। काफ़ी अरसे बाद ये केस फिर अदालत में काफ़ी अरसे तक चलता रहा और फिर उस दौरान वो
बीमारी में भी मुब्तला हो गए, जिसके बायस वो अदालती मामलात से लाताल्लुक़ रहे। और फिर कुछ अरसे के बाद उन्होंने वकील के ज़रिए पता किया तो मालूम हुआ कि अदालती कार्रवाई में उन्हें एक्स पार्टी तस्वुर किया गया और फ़ैसला दूसरी पार्टी के हक़ में सुना दिया गया, जिस पर शहाबुद्दीन ने दोबारा से हाई कोर्ट में अपील दायर की और फिर इसको खारिज कर दिया गया। मुतासर शख्स अज़रा तबस्सुम ये दूसरी फरीक हैं और दुकान की किस्तें अदा ना करने की सूरत में उन्हें डिफ़ॉल्टर करार दे दिया गया था। शहाबुद्दीन की हुकाम बाला से अपील है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए या इन्हें रकम वापस दी जाए या दुकान का कब्ज़ा वापस दिलवाने में इनकी मदद की जाए। शहाबुद्दीन हमारे साथ है बर्मिंघम से और इनके रिश्तेदार हैं सफदर महमूद और कंसल्टेंट मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी मोहम्मद इमरान शेख भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहाबुद्दीन, कहाँ तक पहुँचा आपका मामला? अभी तक तो वैसे ही जू का तू है, कोई इसमें खास प्रोग्रेस तो नहीं हुई है। मोहम्मद इमरान शेख भी है कंसल्टेंट हमारे साथ मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी से। इमरान साहब, हमने आपको, मुझे याद है आपको पहले भी हमने प्रोग्राम में लिया था, तो ये क्या मसला है? आप लोग पहले फ़ेज़ 2 की दुकानें देते हैं, फिर बाद में कहते हैं वो आप लोगों ने कैंसिल कर दिया है। फ़ेज़ 1 में जो दुकानें देते हैं वो ऑलरेडी किसी की मलकियत होती हैं। ये आप लोग कर क्या रहे हैं? मैंने ये पहले भी इनसे पिछले प्रोग्राम में इनसे हुआ था। अब तक इन्होंने कहा था कि जी मैं अपना नुमाइंदा भेजूंगा, रिप्रेजेंटेटिव भेजूंगा। इन्होंने ना दुकान का कोई नंबर बताया है, ना अपना केस का कोई नंबर बताया। सब ये जो आप बता रही हैं कि सब यही बातचीत चल रही है, असल बात की तरफ कोई भी अभी तक नहीं आया कि कम से कम ये तो बताया जाए कि भाई कौन से सेक्टर में है, कोई दुकान का नंबर होगा, कोई केस होगा, कोई अलॉटमेंट होगा, वो तो कम से कम बताएं। कोई कागज तो है, मेरा मोबाइल नंबर भी है। मैंने कहा भाई मेरे से पर्सनली कॉन्टेक्ट कर ले, कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव आ जाए मेरे पास, तो कम से कम मैं कोई बात तो सामने करूं। कबल इस वक्त बगैर कागज देखे मैं कैसे कोई अपना मौक़िफ़ दे सकता हूं? तो मेरा इनसे पहले भी रिक्वेस्ट थी कि भाई कम से कम कोई कागज तो दें अपने, कोई बताएं तो सही कि ये दुकान नंबर है, ये स्कीम 25 से है शालिसी टाउन, तो कम से कम ये तो पता चले कि कौन सी दुकान का नंबर है इनका, क्या इनको अलर्टमेंट हुआ। व्हाट्सअप कर दें मेरे नंबर पे, तो मैं अगर रिप्लाई ना दूं तो मैं फिर कोई बात बनती है। शहाबुद्दीन, कोई बात करें, जरा सुन ले। शहाबुद्दीन, जरा बता दें कौन सी दुकान नंबर कब आपने ली? तो सरकार दुकान नंबर तो इनको पास जो डॉक्यूमेंट हमने दिए उसमें मौजूद है। दूसरी चीज़ ये कि हमारा नुमाइंदा जो है उनके पास 2 दफ़ा जा चुका है पिछले महीने और कोशिश की है इनसे मिलने के लिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं मिले हैं वहाँ पे अपने ऑफिस में। लिहाजा वो अपना नंबर भी छोड़ कर गया है। उसके बाद फिर एक और साहब है, उनको मैंने भेजा अपने बहनोई साहब को, वो उन्होंने भी कहा कि साहब ये तो मिलते ही नहीं है, ये तो कंसल्टेंट हैं और आप जो है ना वो किसी और से कांटेक्ट करें, ये तो हमें रिस्पांस नहीं दे रहे हैं हमारे ऑफिस के अंदर जाने के बावजूद। क्योंकि वहाँ इनसे मुलाकात नहीं हुई, लिहाजा उसके बाद मजबूर हो गए, फिर हम बैठ गए और यही हमने सोचा कि भाई हमें इसका तरीक़ेकार अब क्या होगा। इसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो सब हम दे चुके हैं ऑलरेडी वहाँ पर, और अब ये अगर कहते हैं तो हम दोबारा भी पहुँचा देंगे इनको, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये इग्नोर ना करें, उनको मिलने से इनकार ना करें। नुमाइंदा हमारा गया था वहाँ पे। कौन गया था? कोई रिश्तेदार गया था आपका? सफदर साहब गए थे और हमारे बहनोई साहब एक हैं वो भी गए थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। सफदर हमारे साथ है, सफदर से पूछ लेते हैं। सफदर, आप कब गए थे इनसे मिलने के लिए? ये मैं तकरीबन 18 के शुरू में गया था। भाई ने मुझे कहा था इनसे जाके मिलने। मैं इनकी गुलशन ऑफिस गया तो उन्होंने कहा जी वो तो मसरूफ है, अभी उनके पास वक्त नहीं है तो अभी नहीं मिल सकते। तो मैं फिर वापस आ गया। फिर मैंने भाई को फ़ोन करके बताया, मैंने कहा भाई वो तो मुझे मिले नहीं है। तो इन्होंने फिर कहा कि भाई आपने वकील से दोबारा कांटेक्ट करो, जिस वकील को हमने हायर किया था, 50,000 दिए थे। तो जी
जी इमरान साहब, वो कह रहे हैं आपको मिलने गए थे? नहीं, ये बिल्कुल। अब इन्होंने कहा है कि जनवरी 18 में, और ये 8वां महीना चल रहा है, और हमारा आपके प्रोग्राम के अंदर जो डिसाइड हुआ था वो अब से 2-2.5 महीने पहले की बात है। इनको मेरा नंबर दीजिए, जी मेरा मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सअप करें, और अपना भी नंबर दें। मैं खुद इनसे कॉन्टेक्ट करूंगा, नहीं करूँ तो मैं कसूरवार हूँ। आप सही फरमा रहे हैं। ये अभी मामला जो चल रहा है ये तो करंट चल रहा है। जब ये प्रोग्राम आया है तो मैं इससे पहले गया था, जब भाई ने मुझे कहा था कि इनसे जाके मिल लें। मेरा नंबर मोबाइल ले लें, मेरा मोबाइल नंबर ले लें, आए मेरे पास, मसले का हल कोई ना कोई तो निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। आपकी ग्रीवेंसेस बिल्कुल अपनी जगह दूर की जाएंगी, आप आ जाएं। सफदर भाई कम से कम नंबर तो ले लें, मेरा नंबर मोबाइल नंबर ले लें, लिख लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं आपको खुद बुलाऊंगा। जी आप मुझे नंबर दे दें, मैं इंशाल्लाह जरूर हाजिर हो जाऊंगा फौरन। 0345 210 3847 3847। मैं इंशाल्लाह आपके पास फौरन हाजिर हो जाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हाजिर हो तो जाए। इमरान साहब, आप लोग इनको एक कब्जा दिलवाएंगे, रकम वापस करेंगे? ज़ाहिर है इन दोनों में से कोई एक ही हल होगा। बिल्कुल इनका केस बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी पे देखेंगे। राशिद माहिर कानून है, आप क्या समझते हैं ऐसे मामलात का हल जब अदालत में भी मामला चल रहा हो? देखिए, बात यह है कि अभी जैसा बतला रहे हैं शहाबुद्दीन साहब के उनकी जानिब से रब्ता किया गया, और जो मलीर अथॉरिटी के इमरान साहब हैं उनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि ये तो वो जनवरी की बात कर रहे हैं, इनके जो नुमाइंदा हैं वो गए हैं, जबकि लास्ट प्रोग्राम में इनके साथ कमिटमेंट हुई थी। अभी भी वो अपना टेलीफोन नंबर लाइव प्रोग्राम में आपको दे रहे हैं। ये जाएं तो सही, ताकि उनको पता तो चले कि क्या मामला है, कौन सी दुकान की बात कर रहे हैं, वो मामला कहाँ तक पहुँचा है। दूसरी तरफ मामला अदालत के अंदर पेंडिंग है, किस तरह से ये इनकी मदद कर पाएंगे, उसके लिए इनका विजिलेंट होना ज़रूरी है। जिस तरह इन्होंने बात की कि हमारे नुमाइंदा 2 दफ़ा गए, लेकिन बात करने के दौरान अभी पता चला है कि वो तो जनवरी की साल के इब्तदा की कोई बात कर रहे हैं, और आपका प्रोग्राम को 2 महीने पहले रिकॉर्ड हुआ है। तो ये बज़ाहिर तो कोऑपरेशन एक्सटेंड किया जा रहा है इनकी जानिब से इमरान साहब की। तो ये जाएं, और हमारी भी रिक्वेस्ट होगी इमरान साहब से कि जो कानून के मुताबिक इनकी दादरसी हो सकती है वो ज़रूर करें। शहाबुद्दीन साहब, सुस्त रवी जो है ना वो आप लोगों की तरफ से हो रही है। ये आपका जब प्रोग्राम नशर हुआ है हमारा, वो 2 तारीख की बात है अगस्त की, और ये गए हैं हमारे 18 तारीख को। तो ये तो खैर मैं नहीं कह सकता कि इसके अंदर मतलब सुस्त रवी का कि कहाँ पर है। बहरहाल वो जाके और उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन ये दी कि हमारी मुलाकात नहीं हो सकी है। नीज़ ये कि अब इसके अंदर रेमेडी मैं तलाश कर रहा हूँ कि कहाँ पे हम मुझे रेमेडी लीगली मिल सकती है। क्या मैं वो हाई कोर्ट के अंदर जो केस इस वक्त MDA ने, मल्टी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने खुद फाइल किया हुआ है, अपील की हुई है कि साहब इसको जो उनके ऊपर पेनल्टीज है वो जो है ख़त्म की जाए। अच्छा, मैंने जो वकील हायर किया था अपील के लिए कि भाई मेरे खिलाफ मेरे इस केस के खिलाफ जो है ना मेरे फेवर में अपील दायर करें, उन्होंने तो बजाय एक सिर्फ दरखास्त ही वहाँ पे जमा करा दी कि बीइंग ए इफेक्टिव पार्टी हमें भी इस अपील में जो कि MDA ने फाइल की है इसमें हमें भी सुना जाए। इसके अलावा इससे आगे कोई प्रोग्रेस नहीं है। अच्छा, इस दौरान में चूँकि मैंने तो वकील को हायर किया था टू फाइल एन अपील, लेकिन ये कि उनसे करस्पॉन्डेंस भी होती रही, ईमेल के ऊपर उनसे बातचीत भी हुई है, लेकिन ये है कि उन्होंने अपील नहीं फाइल की, पैसे तो हमसे पूरे चार्ज कर लिए और सिर्फ एक फांसी वहाँ जमा कराई, जिसकी वजह से मैं ये परेशान हूँ। मेरी नज़र में ये था कि मैंने अपील फाइल कर दी है। अच्छा, अब जाहिर ये हो रहा है कि साहब वो अपील नहीं बल्कि एक सिर्फ दरखास्त मामूली सी थी जो वहाँ पे शामिल वो की गई है। अब इसमें मुझे कोई रेमेडी नहीं मिल रही है। अगर मैं कानूनी जो हमारे एक्सपर्ट हैं मैं उनसे ये राय जानना चाहूँगा कि इतना टाइम गुजर गया क्योंकि 2013 में अपील फाइल होनी थी, तो क्या बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी मैं अब इसी तरीके से ये फाइल कर सकता हूँ अपील अभी उसमें या नहीं? राशिद साहब जवाब दे दें जरा। बात यह है कि अब मामला अदालत के अंदर सब जुडिस है और इन्होंने वकील अपने एंगेज कर रखे हैं। वो वकील साहब उन्होंने एप्लीकेशन बकौल इनके दी है कि इसमें हमें भी पार्टी हैं, हम ग्रीव्ड हैं, हमें सुना जाए।
ये लहदा से अपनी जो अपील करने की बात कर रहे हैं, चूँकि एक्स पार्टी हुआ है, वो किसके अगेंस्ट हुआ है, ये सारे मेरिट्स तो इनके वकील साहब बेहतर बता सकते हैं ना, जिनके पास मामला, जो इनके मामले को हैंडल कर रहे हैं और मामला अदालत के अंदर है। तो अदालत के अंदर आप इतने डिले के साथ अगर जाएंगे तो उस डिले को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि पहले आपने क्यों ये अपील दायर नहीं की है। तो ये बहरहाल जो भी मामला है, ये अपने वकील साहब से राब्ता रखें जो लीगल एडवाइस इनको देते हैं केस के मेरिट्स के एतबार से। उस मुकदमे को अदालत के अंदर भी लड़ें और दूसरे नंबर पर जो मलीर की अथॉरिटी के जो इमरान साहब जिनसे आपने गुफ्तगू की है उनके साथ भी रब्ता करें। वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे जो मेरिट के ऊपर होगा, आइन और कानून के मुताबिक होगा, जिससे इनकी जो ग्रीवेंस है उसकी रिड्रेसल हो सके। बहुत शुक्रिया राशिद लोधी साहब, शहाबुद्दीन, मोहम्मद इमरान शेख, सफदर महमूद हमारे साथ है। मज़ीद आपकी जो स्टोरी का फॉलोअप है, मामलात कहाँ तक है, अब हम लेते रहेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। भी रब्ता करें, वो ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे जो मेरिट के ऊपर होगा, आइन और कानून के मुताबिक होगा, जिससे इनकी जो ग्रीवेंस है उसकी रिड्रेसल हो सके। बहुत शुक्रिया राशिद लोधी साहब, शहाबुद्दीन, मोहम्मद इमरान शेख, सफदर महमूद हमारे साथ है। मज़ीद आपकी जो स्टोरी का फॉलोअप है, मामलात कहाँ तक है, अब हम लेते रहेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, परदेश में बसे पाकिस्तानी दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं ताकि वो मुस्तकबिल में अपने देश में जाकर सरमायाकारी कर सकें और जिंदगी भर की कमाई का समर हासिल कर सकें। लेकिन अक्सर उनकी ये ख्वाहिश पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी एक वजह देश में ज्यादा देर कयाम ना कर पाना है, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने देश के मामलात से कुछ खास आशना नहीं होते और पाकिस्तान में खरीदी गई जायदादों की हिफाजत करना उनके लिए मुमकिन नहीं। नाआशना होते हैं और वो अपनों के भरोसे पर खरीदी गई जायदादें उनके हवाले कर जाते हैं ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें। लेकिन अक्सर की गई नेकी उनके लिए वबाले जान साबित होती है। या तो उनकी जायदादों पर कब्जे हो जाते हैं या अक्सर खरीदी गई जायदादों पर काबज ही नहीं हो पाते और यूं ही साल हर साल गुजर जाते हैं। फिर उन्हें हक के हसूल के लिए मुख्तलिफ इदारों के चक्कर लगाना पड़ते हैं, जो कि उनके लिए परेशानी का बायस बनता है। 92 न्यूज़ यूके ऐसे दुख भाई तमाम तर जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। उनका ये भी कहना है कि उनके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उसकी जो एक साल की आमदन है वो तकरीबन 30 लाख रुपए है और उनका भाई मोहम्मद शबीर अकेला ही तमाम जायदाद से जो है वो फ़ायदा उठा रहा है और मोहम्मद नज़ीर को हर चीज़ से महरूम रखा हुआ है। मोहम्मद नज़ीर कुछ अरसे से बीमार भी हैं और बैरून मुल्क रहने की वजह से अपने जो हिस्से की जायदाद है उसके बारे में भी वो मालूमात नहीं रख पाते, देखभाल नहीं कर पाते और इसी का फ़ायदा उनके भाई ने उठाया है। कुछ अर्सा पहले मोहम्मद नज़ीर पाकिस्तान आए थे और अपने हिस्से की जो प्रॉपर्टी थी उसका कब्ज़ा भी उन्होंने लेना चाहा, लेकिन उनके भाई मोहम्मद बशीर ने कब्ज़ा देने से साफ इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि मोहम्मद बशीर सियासी असर रसूख रखता है और मुतल्लिका इदारों की जो मिली भगत है उससे जो इनकी दोनों की मुश्तरका प्रॉपर्टी है उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है और वो मोहम्मद नज़ीर को इस सारी प्रॉपर्टी से बेदखल करना चाहता है। मोहम्मद नज़ीर ये अपील कर रहे हैं कि उनकी दादरसी की जाए, उनके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उसे दिलाने में उनकी मदद की जाए। मोहम्मद नसीर भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद मुनीर भी, और टोबा टेक्सिंग से नज़ीर रहमान और इनके जो नज़ीर साहब के जो वकील हैं अब्दुल मनान, उनके वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नज़ीर रहमान टोबा टेक्सिंग से नुमाइंदे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। नज़ीर, इनके सगे भाई इनके साथ ये कह रहे हैं कि वाकई उनका सियासी असर रसूख है वो जो जिसकी वजह से वो अपने सगे भाई को उनके हिस्से की जायदाद से महरूम कर रहे हैं? जी बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि वो अरसा दराज से बैरून मुल्क मुकीम है, इसलिए वो उनका यहाँ पे किसी के साथ इतना ताल्लुक नहीं है जिसकी वजह से वो अपना जो असर इस्तेमाल कर सकें। जाहिर बात है उनके पास 3 मरबा जमीन और इसके अलावा जो है ना कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी उनके अंडर है। तो ये मामला अदालत में भी चल रहा है? जी अदालत में भी चल रहा है, और इन्होंने तकसीम का जो दावा किया है, इसके अलावा उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर को जो इसकी इनकम है उसके बारे में भी इन्होंने अपनी एक जो है ना रिट फाइल की हुई है। इनकी जो है ना 5 सितंबर गालिबन इसकी डेट है, जो नेक्स्ट डेट है असिस्टेंट कमिश्नर के पास। तो मोहम्मद बशीर मौकिफ क्या अपनाते हैं? उनके भाई का हिस्सा है, वो क्यों अपने सगे भाई के साथ इस तरह जो वो नाजायज उनकी प्रॉपर्टी रखे हुए हैं? जी उनका कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी है हमने मुश्तरका तौर पे बनाई है, वो इंग्लैंड में जो है इसके साथ जो कारोबार करते हैं उसमें भी हमें हिस्सा दें, जो यहाँ पे है वो अपना हिस्सा वसूल कर लें। इनकी अपनी जो जमीनें इनके अपने नाम है, लेकिन जो उनका जो है ना कब्जा है वो मोहम्मद बशीर के पास है, वो उसको कब्जा नहीं देना चाहते, ना ही उसकी जो है ना नहीं। जब डॉक्यूमेंट्स उनके नाम है, आधी जायदाद मोहम्मद नज़ीर के नाम है, तो फिर वो नाजायज़ कब्जा कैसे कर सकते हैं? कानूनी तौर पर तो फिर उनका हक बनता है मोहम्मद नज़ीर साहब का। जी आपको पता ही है जैसे पाकिस्तान में होता है, अक्सर भी जितने भी बैरून मुल्क लोग हैं उनके साथ इसी तरह के मामलात हैं। जिस तरह हमारे काफी सारे प्रोग्राम यूके से जो परदेश से देश तक चल रहे हैं, इनमें अक्सर यही मामलात हैं। जो लोग बैरून मुल्क हैं उनके यहाँ ताल्लुकात बहुत कम होते हैं, क्योंकि वो अरसा दराज से वहीं पे मुकीम है, तो वहां पे इनके ताल्लुक नहीं है। इसलिए जो है ना बाद में जो उनके अजीज हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो करीबी होते हैं, वो इस तरह ही उन पे ना कब्जा कर लेते हैं या उनको परेशान या तंग करते हैं, जिसकी वजह उनका आना जाना नहीं होता है यहाँ पे। अदालतों में भी वो इसी तरह बहुत कम आते हैं अपनी मसरूफ की वजह से। सही जी। नज़ीर साहब, नज़ीर आप कितनी बार पाकिस्तान आ चुके हैं इस मसले को लेकर? मैं पाकिस्तान आया था जी, 4 महीने में उनके घर रहा, उनकी मिन्नतें करता रहा। वो बोलते कभी हमने पंचायत बनानी है, जब पंचायत बैठती तो कहते नहीं घर में कर लेते। इस तरह उन्होंने मेरे 4 माह खराब कर दिए। 4 माह के बाद जब मैंने फिर मुतालबा किया तो उन्होंने मुझे मार पीट कर रात को घर से निकाल दिया। तो सारे रिश्तेदारों ने मुझे, कोई किसी ने घर नहीं रखा, तो मैं अपनी डॉटर इन लॉ के घर जाकर रहा। फिर मैंने केस किए तो उन्होंने मुझ पर FRI कटा दी थाने में, कहने लगे हम आपको वापस पाकिस्तान जाने नहीं देंगे, कोई केस डाल देंगे। तो मैंने फिर के 3 माह मैं वहां रहा, केस दायर कर दिए। कोर्टों का आपको पता है, अदालत का वो तरीक पर तरीक, वो उन्होंने अब पैसे पूसे दे दिए। केस जहां मैं छोड़ कर आया हूँ 3-4 महीने हो गए वहीं पर खड़े हैं, क्योंकि उनका तकरीबन ओवर 3 मिलियन रुपीज मेरा वो साल का खाते हैं इनकम प्रॉपर्टी से। मेरा भाई बोलता है मैं स्टे पर स्टे लेता रहूंगा, आपके पैसे आप पर ही लगाता रहूंगा, मैं आपको जमीन का कब्जा नहीं दूंगा, मैं मर जाऊंगा। वो मेरा एक ही भाई है, सबसे बड़ा वो है, फिर 2 बहनें थी, मैं सबसे छोटा था। मैं 1972 में इंग्लैंड में आया मंगेतर बनकर, तो मैंने बहुत मेहनत की। मैं और मेरी वाइफ ने मिलकर 4-5 दुकानें हमने बनाई, 6-7 घर थे। उसके बाद फिर मैंने पैसा पाकिस्तान में भेजना शुरू किया, तो मेरा भाई खरीदता रहा, कोई वो अपने नाम ज्यादा लगवाता रहा। लेकिन मेरी दोनों बहनें और मेरी वालदा और मेरा वालिद जब फौत हो गए, तो पहले मेरा वालिद फौत हुआ तो मेरी वालदा और मेरी 2 बहनों ने जो उनका हिस्सा था वो भाई को बोले कि आप बेईमान हैं,
छोटे को आपने जमीन थोड़ी दी है, तो उन्होंने अपना हिस्सा मेरे नाम पर लगा दिया। अच्छा। अब तकरीब हाफ प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। और वो कहता है कि मैं आपको नहीं दूंगा, आपके बच्चे तो इंग्लैंड है, आपका एक ही पोता है, उसने तो पाकिस्तान आना नहीं है, वो अपने नाम को जमीन दे देगा मामू को, ये वो ऐसे बहाने लगवा रहे हैं। कभी कहते हैं हमने आपको पैसे दिए, ये वो, बस मैं ना नाचू आंगन टेढ़ा है, वो बात कर रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त है एक ब्रेक का, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। जी वेलकम बैक। अब्दुल मोनम आपके वकील भी हैं, वो इस मामले को किस तरह देख रहे हैं? अब्दुल मोनम, आप केस भी किया हुआ है, ज़मीनें भी इनके नाम हैं, वो सिर्फ कब्जा किए हुए हैं, तो अदालत क्या? मैं थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि ये मेरे पास आए हैं चौधरी नज़ीर साहब यूके से। अच्छा। इनकी पोजीशन ये थी कि इनका रकबा इनके नाम था, जमाबंदी फर्द जो होती है, जो मालकाना हकूक होते हैं, ये सारे के सारे इनके नाम थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली इनके जो बड़े भाई हैं और इनके भतीजे जो हैं वो सारे के सारे रकबे पे ये काबज हैं। इनको ना तो पैदावार दी जा रही है, ना ही इनको ठेका वगैरह कोई दिया जा रहा है, और ना ही इनको जो है वो पोजेशन दिया जा रहा है। इसकी बाबत जो है वो मैंने परसों किया था, ये तहसीलदार टोबा टेक सिंह हैं, इनसे परसू किया था। इनके मुतलका जो नायब तहसीलदार हैं उनके यहाँ ये 5 मुकदमा जात जो हैं वो दायर शुदा हैं, और उसमें जो है वो प्रोसीजर के मुताबिक वो कार्रवाई चल रही है। लेकिन आपको अदालतों का पता है कि ये सिर्फ खाली खोली दावे होते हैं कि ये जो है वो हम स्पीडी ट्रायल कर रहे हैं, जबकि किसी किस्म का कोई भी जो है वो स्पीडी ट्रायल नहीं है। ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसमें समनिंग वगैरह और ये जो इनकी तामील वगैरह ये काफ़ी हद तक हो चुकी है। अब स्टेज इसकी ये है कि ये कुछ दावाजात ऐसे हैं कि जिनमें उन्होंने जानबूझ के तामील नहीं की है और एक तरफा कार्रवाई उनके खिलाफ होनी शुरू हो गई है। अब ये कार्रवाई होने के बाद जो है वो अगर किसी एट एनी स्टेज अगर वो आ जाते हैं आके एप्लीकेशन दे के, मकसद उनका ये है, ये इनके नज़ीर साहब के भाई का, कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से इनका रकबा जो है वो उनको ना मिले, नज़ीर साहब को ना मिले, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है। ये उन्होंने बड़ी मेहनत करके जो है वो ये रकबा साहब अपना बनाया है, और अपनी अगर आप देखेंगे तो इनके मामलात इनकी गैर मौजूदगी में कौन देखता है? हाँ जी, केस के जो मामलात हैं नज़ीर साहब की गैर मौजूदगी, नज़ीर साहब की अदम मौजूदगी में इनके रिलेटिव हैं, वो आते हैं, वो आके इनका चेकअप वगैरह कर लेते हैं कि क्या तारीख डली है, और बड़ा यानी इनका बड़ा क्रिटिकल सी इनकी जो है वो सिचुएशन है। ये बेचारे खुद आए हैं, 3-4 माह जो है वो इधर रहे हैं, रहने के बाद ये चले गए हैं, केसेस जो हैं वो ये हो गए हैं। अब उम्मीद है इंशाल्लाह क्योंकि ये अब 3-4 माह से तहसीलदार साहबान जो हैं वो ये इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की वजह से तमाम जो है। राशिद लोधी इससे बात करते हैं। राशिद, जब डॉक्यूमेंट्स भी एक पार्टी के नाम हो, उनका मलकियत उनकी हो, तो फिर कानूनी कार्रवाई में इतना जो है ना वो हरबे क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं अदालती कार्रवाई में? सरबराही में एक कमेटी जो बनाई थी उन्होंने, वो कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं, चूँकि 1800 कुछ के कवानीन जो है वो हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि प्रोसीजर के अंदर इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि लोग केस करते हैं, सिविल केसेस, तो बाद का जो है वो पोता जो है वो इंसाफ हासिल कर पाता है जो कि दादे की जानिब से दावा किया जाता है। इसी मामले को अब हमारी अदालतें बहुत कंसर्न हैं, चूँकि लॉ लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामान ने करनी है, पार्लियामेंट के मेंबर्स ने बनाना है कानून, वगैरह जो कानून जो मरवजा कवानीन है उन्हीं के मुताबिक अदालतें काम करने के ऊपर मजबूर हैं, जिसका चीफ जस्टिस साहब ने कई मौक़ों पर तकारीर करते हुए इसका बरमला इजहार किया है। और अब ये मामला जो है हमारी जो नई हुकूमत है उससे पूरी तवक्को है कि वो
लॉ रिफॉर्म्स लाएगी, क्योंकि जो इमरान खान की पहली स्पीच है उसमें भी ये बात की गई है। मुनीर हमारे साथ हैं, इनके करीबी रिश्तेदार। मुनीर आप बताइएगा, आप क्या इनकी अदम मौजूदगी में आप सारे मामलात को देखते हैं? हाँ जी। तो इनके भाई क्या कहते हैं बशीर साहब को? आप उन्होंने हजे जवाब दावा ही नहीं दिता। 4-5 माह तो केस होए हुए आ। पहले मामू इत्थे रहे आ, फिर 5-6 महीने तक वो तुरे फिरदे रहे, केस कूस अपने सारे कीते। उस तो उन्होंने जाने तो बाद मैं इन्हां दे केसां दी पैरवी करदा वां। मैनू मुख्तारनामा दिता उन्होंने, मुख्तारनामा मैनू देन दिता ते बाद दे विच मेरे ते केस करन लग पे, झूठे दरखास्तां थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। मैं पिंड विचों फिर इत्थे लंबड़दार बंदे इकट्ठे करके 2-3 दफा मैं उत्थे थाणिਆਂ 'ਚ गया वां, उत्थों फिर गल रफा दफा करवाई। उत्थे मेरे ते झूठियां दरखास्तां ठीक है दिंदे आ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुनीर साहब हमारे साथ थे, नज़ीर और राशिद लोधी, आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुख्तलिफ जो स्टोरीज हैं उनका फॉलो अप लेते रहेंगे। अगले हफ्ते हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।